हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन, वेलकम बैक टू पैराडाइज एकेडमी। सो प्यारे दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं फाइनेंस अकाउंटेंट असिस्टेंट के लिए मैथमेटिक्स, राइट। तो आज एक नया चैप्टर एंड लास्ट वाला चैप्टर हम पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज वेक्टर्स। एक्चुअल में ये क्या होता है? वेक्टर अलजेब्रा होता है, राइट। तो बेसिक टू एडवांस लेवल समझने की कोशिश करेंगे, पढ़ने की कोशिश करेंगे, और मेरा नाम तो आपको पता ही है। उसके अलावा ये कंटेंट आप अपनी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो, पीडीएफ वगैरह, और मेरे चैनल के बारे में बता सकते हो। बाकी आपको डाउट सेशंस, एमसीक्यू सेशंस आप यूट्यूब पर मिलेंगे। चलिए जी, स्टार्ट करते हैं, समझते हैं वेक्टर होता क्या है। तो गाइज, आपने अपने अभी तक के कंसेप्ट में क्लास 9th के फिजिक्स में भी पढ़ा होगा कि एक होती है हमारे पास स्केलर क्वांटिटी, राइट। एक होती है बेटा हमारे पास स्केलर क्वांटिटी, और एक होती है बेटा हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी, राइट। इतना तो आपने सुना ही था ना, ठीक है। और स्केलर क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती है जिनको क्या होती है, सिर्फ और सिर्फ जिनका मैग्नीट्यूड होता है, जिनका सिर्फ और सिर्फ क्या रहता है, मैग्नीट्यूड रहता है, ठीक है। यानी कि जिसकी क्वांटिटी का अंदाजा हम लगा सकते हैं, मैग्नीट्यूड का अंदाजा लगा सकते हैं। सपोज मैथमेटिक्स में अगर हम बात करेंगे तो वो हमारे पास क्या होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं। और उसके अलावा भी कुछ एग्जांपल, जैसे आप देख सकते हो कि लेंथ, लेंथ इसका सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड रहता है, मीटर हो सकता है, सेंटीमीटर हो सकता है, राइट। उसके बाद हम टाइम, इसका भी क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड रहता है। उसके अलावा और एक एग्जांपल आप अगर देना चाहो तो डिस्टेंस, इसी तरीके से वगैरह वगैरह, ये एग्जांपल्स होते हैं गाइस हमारे पास क्या, स्केलर क्वांटिटीज के। वहीं पे अगर हम वेक्टर क्वांटिटीज की बात करेंगे तो इनमें क्या होता है, इनका एक तो मैग्नीट्यूड होता ही होता है, एक तो मैग्नीट्यूड होता है, और उसके अलावा इसकी क्या होती है गाइस, एक डायरेक्शन होती है, कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है। तो गाइस, जिन क्वांटिटीज में मैग्नीट्यूड भी होगा एंड डायरेक्शन भी होगी, उनको हम वेक्टर क्वांटिटीज कहेंगे। और मैथमेटिक्स में जब हम इन क्वांटिटीज के साथ डील करेंगे, किसी अलजेब्रा के थ्रू डील करेंगे, तो उसको हम कहते हैं वेक्टर अलजेब्रा, राइट। तो वही चीजें हमें पढ़नी। कुछ एग्जांपल्स देख सकते हैं हम यहाँ पे, जैसे कि डिस्प्लेसमेंट, आपने देखा होगा क्या, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, राइट। और इसके अलावा आप देख सकते हो वेलोसिटी, वेलोसिटी। उसके अलावा आप देख सकते हो फोर्स, फोर्स। तो गाइज, ये क्या होते हैं, इनका एक तो मैग्नीट्यूड रहता है और उसके अलावा एक डायरेक्शन भी रहती है। तो ये कुछ एग्जांपल्स है वेक्टर क्वांटिटीज के। तो कहीं ना कहीं हमें यही चीजें पढ़नी है, डिस्प्लेसमेंट के रिलेटेड हम क्या पढ़ेंगे, हमारे वेक्टर अलजेब्रा में या वेक्टर उसमें पढ़ लेंगे। चलिए जी, समझते हैं इस पॉइंट को। अब ये वेक्टर क्या होता है, ये अ क्वांटिटी दैट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। एक क्वांटिटी जिसके पास दोनों हो, मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन भी हो, उसको हम वेक्टर कहेंगे। फॉर एग्जांपल, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर होता है, वेलोसिटी एक वेक्टर होएगा, फोर्स भी एक वेक्टर क्वांटिटी हम इसको कहेंगे। गाइस, जब जब हम वेक्टर के साथ डील करेंगे, वेक्टर के साथ डील करेंगे, तो इसका मैग्नीट्यूड तो रहता ही रहता है। देखो, ये इसकी जो डिस्टेंस है, लेंथ है, फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, तो इसको हम कहेंगे मैग्नीट्यूड। क्या कहेंगे, मैग्नीट्यूड। लेकिन ये वेक्टर कहां से, ए से बी की तरफ है, दिस इज नॉट लाइक दिस फ्रॉम बी टू ए, तो इसको हम कहेंगे वेक्टर फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। अब ये किसी पॉइंट से स्टार्ट होता है और किसी पॉइंट पर ये एंड हो जाता है। जिस पॉइंट से ये स्टार्ट होता है उसको हम कहेंगे इनिशियल पॉइंट, और जिस पॉइंट पे ये खत्म होता है उसको हम कहेंगे टर्मिनल पॉइंट, राइट। और जो लेंथ होती है, और जो लेंथ होती है क्या, वेक्टर ए बी की, दैट मीन्स द लेंथ, द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स ए टू बी, यानी कि बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड टर्मिनल पॉइंट, द डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड टर्मिनल पॉइंट, उसको हम कहते हैं मैग्नीट्यूड, दैट इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड। और इसको हम किस तरीके से लिखते हैं, ये मैग्नीट्यूड है किसी वेक्टर का। अगर हमें मैग्नीट्यूड दिखाना है तो हम लिख सकते हैं कुछ इस तरीके से, बड़े दो डंडे डालेंगे और उसमें ए बी लिखेंगे और ऊपर इस तरीके से ये साइन डालेंगे, तो इसका मतलब हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बी, राइट। चलिए, मैंने आपको पहले भी कहा था कि 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में वेक्टर्स का यूज होता है, या आप इस तरीके से समझ लो कि वेक्टर
एक क्या है, एक अलजेब्रिक ट्रीटमेंट है किसका, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री का। ओके, तो अगर आपको किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है, तो मैंने आपको क्या कहा, ये मैग्नीट्यूड एक्चुअल में क्या होती है, डिस्टेंस फ्रॉम सम पर्टिकुलर पॉइंट टू अनदर पॉइंट, राइट। तो ये क्या होती है, डिस्टेंस ही होती है। सो गाइज दिस इज नथिंग बट दिस इज डिस्टेंस फॉर्मूला, दिस इज डिस्टेंस फॉर्मूला ऑफ 3D ज्योमेट्री, राइट। तो मैग्नीट्यूड अगर आपको निकालना होगा तो उसके लिए फॉर्मूला है x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 होल स्क्वायर और उसके ऊपर स्क्वायर रूट। मेरी बात समझ आई? कोई शक, कोई दिक्कत? तो इसी को हम बेसिकली क्या कहते हैं, पोजीशन ऑफ ए वेक्टर। लेकिन पोजीशन ऑफ ए वेक्टर हम तब कहेंगे जब जब उसका इनिशियल पॉइंट ऑरिजिन पे होगा। सो बेटा मैंने आपको 3D ज्योमेट्री में पढ़ाया था कि वहां पे क्या होते हैं, 3 एक्सिस हमें देखने को मिलते हैं। एक को हम कहते हैं एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। फिर तो इसका नेगेटिव भी होता है, जैसे कि एक्स का एक्स एक्सिस का नेगेटिव एक्सिस भी होती है, सिमिलरली वाई की भी होती है, जेड की भी होती है, फिर ऑक्टेंट्स वगैरह बनते हैं। लेकिन इस चैप्टर में आप उस चीज को नहीं देखोगे, राइट। तो पोजीशन ऑफ ए वेक्टर क्या होता है, अब द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट P विद रेस्पेक्ट टू ऑरिजिन दैट इज इनिशियल पॉइंट इज, तो उसको हम R से डिनोट करते हैं। तो क्या होता है P, अब ये जो पोजीशन वेक्टर है इसकी डिस्टेंस कितनी होगी फ्रॉम ऑरिजिन, राइट, वो होगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, राइट। क्योंकि इनिशियल पॉइंट तो 0 है, सब्ट्रैक्ट करेगी। अगर हम ये फॉर्मूला भी याद रखेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे P पॉइंट के कुछ तो होंगे, लेकिन x1 y1 z1 0 0 0 होएगा, तो वो वापस ही वही आएगा। तो इन शॉर्ट हम याद रख सकते हैं OP वेक्टर, वेक्टर OP यानी कि पोजीशन वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ पोजीशन वेक्टर इज इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर क्या है, दीज आर द पॉइंट्स ऑफ पॉइंट्स इन 3D प्लेन, राइट। तो पोजीशन वेक्टर को आप R वेक्टर भी लिख सकते हो, R इस तरीके से और ऊपर से ये तीर कमान, ठीक है। तो इसको आप इस तरीके से भी दिखा सकते हो। मेरी बात समझ आई ना बेटा? चलिए एक और छोटा सा कंसेप्ट समझते हैं जिसको हम कहेंगे डायरेक्शन कोसाइंस। हालांकि इस पर मैं आपको आगे क्वेश्चंस बताऊंगा, लेकिन अभी फिलहाल के लिए 5 मिनट के लिए बस याद रखो। देखो मैंने क्या लिखा है, ये जो आपको कोई वेक्टर है, दिस इज वेक्टर, ये जो रेड वाली लाइन आपको दिख रही है ना, दिस इज वेक्टर OP, राइट। वेक्टर यहाँ पे इनिशियल पॉइंट इज O एंड टर्मिनल पॉइंट इज P, राइट। अगर हम बताएंगे इसका मैग्नीट्यूड क्या है, सो मैग्नीट्यूड इज R वेक्टर, राइट, या हम कहेंगे पोजीशन वेक्टर। ओके, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर, राइट। लेकिन अब हम देख सकते हैं कि ये जो आपने यहाँ वेक्टर डाला है या ये जो पोजीशन वेक्टर है, इसके रेस्पेक्ट में कुछ एंगल बन सकते हैं। एक्स एक्सिस के साथ ये कोई एंगल बनाता है, सपोज अल्फा, वाई एक्सिस के साथ बीटा बनाता है एंड जेड एक्सिस के साथ सपोज ये गामा बनाता है। चलिए कुछ नाम लिखेंगे, हाँ जी, कोई मसला नहीं है। देखो एक्स एक्सिस के साथ ये अल्फा एंगल बनाता है और वाई एक्सिस के साथ ये क्या बनाता है, बीटा एंगल बीटा बनाता है। और यही वेक्टर अब देखो किसके साथ, जेड एक्सिस के साथ क्या एंगल बनाता है, गामा बनाता है। क्या बनाता है, गामा बनाता है। तो अब आपने देखा कि ये कुछ ना कुछ एंगल तो यहाँ पे बनाता है, तो उसी को अब आगे हम तोड़ने फोड़ने और समझने की कोशिश करते हैं। चलिए जी, क्या लिखा है, the angles alpha, beta and gamma made by the vector R vector, right, with the positive directions of x, y and z, with the positive directions of x, y and z। तो उसी को हम कहते हैं directions of x, y and z axis respectively are called it is direction angles। इनको हम क्या कहेंगे बेटे, डायरेक्शन एंगल्स कहेंगे। अच्छा ओके, जब हम इनका कोसाइन लेते हैं यानी कि कॉस लेते हैं, जब हम इनका कॉस लेते हैं यानी कि कोसाइन लेते हैं, कोसाइन वैल्यू लेते हैं किनका, इन एंगल्स का, यानी कि ये जो अल्फा बीटा एंड गामा है, जब हम इनका कॉस निकालेंगे, कोसाइन निकालेंगे, यानी कि हम ले लेंगे वैल्यू
कॉस अल्फा तो कुछ तो आएगा ना, सिमिलरली कॉस बीटा कुछ तो वैल्यू होएगा एंगल का, राइट। देन इसी तरीके से कॉस गामा कुछ तो वैल्यू होएगा। अब ये जो वैल्यू होता है ना बेटा, ये जो इन एंगल्स का कोसाइन होता है, कोसाइन वैल्यू होता है, उन्हीं को हम कहेंगे डायरेक्शन कोसाइंस, ठीक है। उन्हीं को हम कहेंगे डायरेक्शन कोसाइनस ऑफ आर वेक्टर या पोजीशन वेक्टर। एंड इनको हम डिनोट करते एल, एम एंड एन। देखो एक बार जब आपने वैल्यू निकाला अल्फा बीटा गामा का, कौन सा वैल्यू, कॉस लगाकर वैल्यू जो निकला उसी को हम लेंगे एल एम एन। यानी कि बेटा जो कोसाइन यानी कि कॉस होगा अल्फा का, उसका जो वैल्यू होगा उसको एल से लिखेंगे, और कॉस जब हम ले लेंगे बीटा का तो उसको हम क्या लिखेंगे, एम लिखेंगे। और इसी तरीके से जो कॉस होगा गामा का उसको हम एन लिखेंगे। सो ये एल एम एन क्या है, अब ये तो डायरेक्शन कोसाइनस है। दीज आर कॉल्ड डायरेक्शन कोसाइनस। हालांकि क्वेश्चंस बहुत ही इजी आते हैं, सिंपल आते हैं इस कंसेप्ट पर बेस्ड, तो घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है। नेक्स्ट कंसेप्ट समझते हैं, जहां पे हम समझ लेंगे कि टाइप्स क्या होते हैं, वेक्टर्स की कितने टाइप्स है, कुल मिलाकर हमें क्या क्या पढ़ना होता है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर, तो जीरो वेक्टर क्या होता है, इसका मैग्नीट्यूड जीरो होता है बेटा। जीरो वेक्टर का मैग्नीट्यूड जीरो होता है, यानी कि इसका मतलब इनिशियल पॉइंट एंड टर्मिनल पॉइंट एक साथ होते हैं। यानी कि कोई डॉट डालो, अब ये वेक्टर है ही नहीं, क्योंकि जहां पे इनिशियल पॉइंट है वहीं पे टर्मिनल पॉइंट भी है। सो मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू जीरो, मैग्नीट्यूड इसका जीरो होगा, राइट। तो इसी को हम इसीलिए कहते हैं ऑल्सो डिनोटेड एज जीरो वेक्टर या नल वेक्टर भी कहेंगे, ओके। जीरो वेक्टर कैन नॉट बी असाइन्ड a definite direction as it has a zero magnitude, राइट। इसकी कोई डायरेक्शन भी नहीं होगी, इसकी कोई डायरेक्शन भी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, बिकॉज जहां पे आपको इनिशियल पॉइंट एंड टर्मिनल पॉइंट सेम मिलता है और इसका कोई मैग्नीट्यूड है नहीं, तो डायरेक्शन आप कहां से बताओगे। देखो बेटा डायरेक्शन तो अब आप तब बताओगे ना जब आपको आपके पास इतनी डिस्टेंस तो हो, फिर आप कह सकते हो दिस पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी, सो दिस इज वेक्टर ए बी। तो आप इस तरीके से बताओगे, यानी कि वेक्टर ए, इसका इनिशियल पॉइंट इज ए एंड टर्मिनल पॉइंट इज बी, यानी कि वेक्टर फ्रॉम ए टू बी, ओके। तो लेकिन जब आपके पास इनिशियल पॉइंट एंड टर्मिनल पॉइंट सेम होगा तो दैट मींस डिस्टेंस होगी नहीं। सो डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड टर्मिनल पॉइंट मैंने आपको कहा मैग्नीट्यूड होता है, और मैग्नीट्यूड इसका होगा नहीं। जब मैग्नीट्यूड जीरो होगा तो हम कहेंगे वो जो वेक्टर होगा वो क्या होगा, एक जीरो वेक्टर होगा, राइट। चलिए जी, इट मे बी रिगार्डेड एज हैविंग एनी डायरेक्शन। द वेक्टर्स ए वेक्टर बी वेक्टर रिप्रेजेंट द जीरो वेक्टर। तो ये क्या होता है, ए वेक्टर बी वेक्टर। तो इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे पॉइंट ए, यहाँ पे पॉइंट ए, सो ए से ए इस तरीके से, नो नॉट एट ऑल। तो ए मतलब ए, देखो इसका मतलब है इसका इनिशियल पॉइंट भी ए पे स्टार्ट होता है एंड टर्मिनल पॉइंट भी इसी ए पर ये स्टार्ट होता है। सो दिस इज जीरो वेक्टर बिकॉज मैग्नीट्यूड जीरो होता है, ओके। नाउ we have unit vector। यूनिट वेक्टर, व्हाट इज दिस यूनिट वेक्टर, कहता है यूनिट वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड इज यूनिटी, यानी कि एक यूनिट जिसका मैग्नीट्यूड होएगा उसको हम कहते हैं यूनिट वेक्टर। तो द यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ ए गिवन वेक्टर ए वेक्टर इज डिनोटेड बाय ए कैप। इसको हम ए कैप से डिनोट करते हैं। सपोज कोई बी वेक्टर अगर होगा इन डायरेक्शन ऑफ बी, तो उसको हम, अगर वो यूनिट वेक्टर होगा तो उसको हम बी कैप लिखेंगे। सिमिलरली सी वेक्टर को अगर ये यूनिट वेक्टर होगा तो हम उसको सी कैप लिखेंगे। गाइज ये आपको समझ आ गया कि यूनिट वेक्टर क्या होता है। तो मैथमेटिकली भी हम थोड़ा सा देख लेंगे, यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। जो ये ए कैप होता है ना बेटा, ए कैप जो होता है ना यूनिट वेक्टर, यानी कि यूनिट वेक्टर हमेशा बराबर रहता है, किसके बराबर रहता है, किसके बराबर होता है, यानी कि वेक्टर जो होगा डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, ठीक है, डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो इसके बराबर हमारा रहता है यूनिट वेक्टर, ओके। देन उसके बाद को इनिशियल वेक्टर्स होते, को इनिशियल वेक्टर्स। अब ये को है ना, को मीन्स एक साथ,
इनिशियल, यानी कि इनिशियल पॉइंट इनका एक ही होगा। ऐसे वेक्टर्स जिनका इनिशियल पॉइंट एक ही होगा एंड टर्मिनल पॉइंट अलग अलग होंगे और डायरेक्शंस भी इनकी क्या होंगे, अलग अलग होंगे। सपोज मैंने यहाँ पे 3 वेक्टर्स लिए और इनका इनिशियल पॉइंट सेम है, तो यहाँ पे इनिशियल पॉइंट क्या होता है बेटा, इनिशियल पॉइंट सेम होता है। ओके, तो अगर आपके पास कोई वेक्टर्स है जिनका इनिशियल पॉइंट सेम है, तो उनको हम कहेंगे, क्या कहेंगे बेटा, उनको को इनिशियल वेक्टर्स कहेंगे, राइट। चलिए जी, नेक्स्ट होता है बेटा हमारे पास कंसेप्ट दैट इज को टर्मिनल वेक्टर। को टर्मिनल वेक्टर का मतलब यहाँ पे को यानी कि एक साथ, तो क्या होगा, एक साथ टर्मिनल पॉइंट एक साथ होएगा, राइट। तो अगर आपके पास कोई 3 वेक्टर से, सपोज दिस इज वेक्टर 1, दिस इज वेक्टर 2 एंड दिस इज वेक्टर 3, तो अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि इनका एक ही क्या है, एक ही सेम टर्मिनल पॉइंट, इनका सेम टर्मिनल पॉइंट है, ठीक है, इनका एक ही टर्मिनल पॉइंट है। 3 वेक्टर्स का टर्मिनल पॉइंट एक ही पॉइंट है, तो उसको हम कहेंगे को टर्मिनल वेक्टर्स, राइट। देन उसके बाद नेक्स्ट वी हैव कोलिनियर वेक्टर्स। कोलिनियर वेक्टर्स क्या होगी, देखो, 2 or more vectors are said to be collinear if they are parallel to the same line irrespective of their magnitudes and directions। ठीक है, कहता है अगर ये पैरेलल होगी, कोई भी 2 वेक्टर अगर पैरेलल होंगे, ठीक है, तो वो क्या है, कोलिनियर वेक्टर्स है। अब देखो बेटा, अब देखो ये दोनों भी कोलिनियर वेक्टर्स है बिकॉज बोथ द वेक्टर्स आर पैरेलल टू ईच अदर। अगर इनका मैग्नीट्यूड भी सेम होगी तब भी ये कोलिनियर वेक्टर्स है, राइट। तो अगर मैं कुछ इस तरीके से बनाऊं, ठीक है, तो ये वेक्टर्स भी कोलिनियर है बिकॉज ये पैरेलल है, एक दूसरे के साथ पैरेलल है। क्या है बेटा, पैरेलल है। हालांकि इनकी डायरेक्शंस अभी आप अगर देख सकते हो कि वो अलग है, ठीक है, ये यहाँ की तरफ जाता है, ये यहाँ की तरफ जाता है, तो इनकी डायरेक्शंस अलग है और इनका मैग्नीट्यूड भी डिफरेंट है, लेकिन ये मैटर ही नहीं करेगा, इनका मैग्नीट्यूड अलग हो या इनकी डायरेक्शंस अलग अलग हो, लेकिन ये पैरेलल होनी चाहिए किसी सेम लाइन में, तो तभी ये हम कहेंगे क्या, दीज आर कोलिनियर वेक्टर्स। क्या कहेंगे बेटा, कोलिनियर वेक्टर्स कहेंगे। ओके जी, नेक्स्ट वी हैव इक्वल वेक्टर। बराबर वेक्टर कब होंगे, जब 2 वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर सेड टू बी इक्वल। ये तब इक्वल होगी जब if they have the same magnitude and direction regardless of the position of their initial points and written as a vector is equal to b vector। ओके, इनकी डायरेक्शन भी सेम होनी चाहिए और इनका मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए, तब जाके 2 वेक्टर्स हमारे पास क्या होंगे बेटा, वो इक्वल वेक्टर्स होंगे। से फॉर एग्जांपल दिस इज वेक्टर ए वेक्टर एंड दिस इज वेक्टर बी वेक्टर। ओके, सो अभी आप देखो इनका मैग्नीट्यूड अगर सेम है तो 2 पॉइंट्स, एक पॉइंट ये है कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर शुड बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, ठीक है, एंड डायरेक्शन शुड बी सेम, ठीक है, सेम डायरेक्शन। अगर इनका मैग्नीट्यूड कोई भी 2 गिवन वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड सेम है और उनकी डायरेक्शन भी सेम है, तब जाकर वो क्या कहलाएगी, वो कहलाएगी इक्वल वेक्टर्स। क्या कहलाएगी बेटा, इक्वल वेक्टर्स हम उनको कह सकते हैं, राइट। चलिए जी, नेक्स्ट हमारे पास होता है नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर होता है। तो वो क्या होता है बेटा, समझो, a vector whose magnitude is the same as that of a given vector, say a b vector, but direction is opposite to that of it is called negative of the given vector। तो इसको हम कहेंगे कि ये given vector का क्या है बेटा, नेगेटिव है। फॉर एग्जांपल वेक्टर ba is negative of the vector ab and
written as BA vector is equal to minus AB। तो समझो बेटा, दो वेक्टर्स आपके पास है, सपोज मैंने कोई वेक्टर लिया, वेक्टर AB, ठीक है, ये हमारे पास है वेक्टर AB। तो यहाँ पे अब आप देख सकते हो कि इनिशियल पॉइंट ए है एंड टर्मिनल पॉइंट बी है। सपोज इसका मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर यहाँ पे होगा सपोज 5 सेंटीमीटर, तो मैं कह सकता हूं ना मैग्नीट्यूड ऑफ बी ए मैग्नीट्यूड बी ए का मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो वो भी तो ऑब्वियसली 5 सेंटीमीटर ही होएगा, वो भी 5 सेंटीमीटर ही होएगा। लेकिन अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे ए बी वेक्टर जब मैंने लिखा तो इसका मतलब हो गया ये वेक्टर, इसके डायरेक्शन क्या है, बी की तरफ इसकी डायरेक्शन है, बी से ये पास होकर डायरेक्शन दिखा रहा है। लेकिन जब मैं बी ए लिखूंगा तो उसका मतलब ये इनिशियल पॉइंट होगा, ये टर्मिनल पॉइंट होगा, तो ये जस्ट इसका उल्टा है ना, अपोजिट है। तो इसीलिए हम इसको कहते हैं नेगेटिव ऑफ द वेक्टर। सो बी ए हम लिखेंगे नेगेटिव ऑफ वेक्टर ए बी, ठीक है, या हम लिखेंगे बी ए इज इक्वल टू बी ए वैक्टर जो होगा वो क्या होगा, माइनस ए बी का नेगेटिव। अब आपने इतना समझा है तो मुझे उम्मीद है कि चीजें धीरे धीरे आपको क्लियर हो रही होगी, ठीक है। अगर मैं आपको इसका नेगेटिव बना के दे दूं, नेगेटिव वेक्टर, तो इसका नेगेटिव वेक्टर कुछ इस तरीके से होगा, दिस इज ए एंड दिस इज बी, सो दिस इज द नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर। ओके, नाउ नेक्स्ट वी हैव जिसको हम कहते हैं फ्री वेक्टर। क्या कहते हैं बेटा, फ्री वेक्टर कहते हैं। तो लिखो, इसकी डेफिनेशन लिखो, समझने की कोशिश करते हैं। फ्री वेक्टर क्या होते हैं, वेक्टर्स दैट कैन मूव फ्रीली, वेक्टर्स दैट कैन मूव freely around the space and around the space and it has a fixed magnitude and it has a fixed magnitude and fixed direction तो समझो अब इस बात को क्या लिखा मैंने, वो वेक्टर्स जो फ्रीली होगी किसी स्पेस में, जो फ्रीली किसी स्पेस में होंगे, लेकिन इसकी कोई ना कोई फिक्स्ड मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है, यानी कि इसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होता है, और इसकी क्या होती है, फिक्स्ड डायरेक्शन भी होती है, यानी कि इसकी डायरेक्शन भी चेंज नहीं होती, लेकिन ये क्या होता है, फ्री होता है, ये पोजीशन बदलते रहता है अपनी, ठीक है, लेकिन इसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होती है और इसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होता है। तो इसको हम क्या कहेंगे बेटा, फ्री वेक्टर कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा, फ्री वेक्टर कहेंगे। कुछ इंटरेस्टिंग सी चीजें और भी हम समझने की कोशिश करेंगे, जो हमारे पास होती है एडिशन ऑफ वेक्टर्स, या हम इसको कहते हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन भी हम इसको कहते हैं, ठीक। और वेक्टर को मैंने बहुत ही पहले मैंने आपको बताया कि वेक्टर का मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट का मतलब हो गया शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, राइट। अगर आपके पास ये एक पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट है, दिस इज वन पॉइंट, दिस इज अनदर पॉइंट, सो इसकी डिस्टेंस अगर हम देखेंगे ना, इसने डिस्टेंस ट्रैवल करी इतनी, ठीक है, लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट देखेंगे तो ये वो हो गई ये वाली शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, सो दिस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। तो ये हमें डिस्प्लेसमेंट दिखाता है ना, ये हमें डिस्प्लेसमेंट दिखाता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, दिस इज सिटी ए, कोई लड़का या कोई लड़की, इसने यहाँ पे स्टार्ट किया चलना, फिर यहाँ पे होटल था, यहाँ पे ये सिटी बी में रुकी 5-10 मिनट, ठीक है, कुछ लंच डिनर वगैरह कर दिया इसने, ठीक है, और फाइनली ये यहाँ से निकल गया या निकल गई,
ठीक है, और जाके ये अपने मंजिल तक पहुंच गई, पॉइंट सी तक, ठीक है। सो बेटा दिस इज व्हाट, दिस इज डिस्टेंस, दिस इज डिस्टेंस, डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ए टू बी तो हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी, मैग्नीट्यूड प्लस बी सी वेक्टर यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ बी सी, यानी कि ये जो डिस्टेंस की बात हो रही है यहां से, ये डिस्टेंस की बात हो रही है। तो अब वो बोलोगे सर ये डिस्टेंस कैसे, ये तो डिस्प्लेसमेंट है, आपने तो कहा हम डिस्प्लेसमेंट के साथ डील करेंगे। हाँ जी बिल्कुल, यहाँ पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम है, ठीक है। क्या आपको इस पॉइंट से इस पॉइंट तक कोई और शॉर्टकट तरीका दिखता है? नहीं ना, शॉर्टकट डिस्टेंस नहीं दिख रही है, तो यहाँ पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम है। लेकिन वहीं पे अगर हम बात करेंगे पॉइंट ए से सी की तरफ, तो इसका डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो यहां से हो गया ना, यहां से हो गया। तो इसका मतलब ट्रायंगल लॉ हमें क्या कहता है, लॉ ऑफ एडिशन ऑफ ट्रायंगल, वेक्टर एडिशन हमें क्या कहता है, कहता है कि ये जो ए सी वैक्टर होगा ये बराबर होगा ए बी वैक्टर प्लस बी सी वैक्टर, ठीक है। किसके बराबर होगा, ए बी वैक्टर प्लस बी सी वैक्टर। अब यहाँ पे एक कंडीशन है आपकी, अब आप देख सकते हो कि यहां से ये वेक्टर जा रहा है बी की तरफ और बी से फिर जा रहा है सी की तरफ, तब जाके ये ट्रू है, तब जाके ये ट्रू है। अगर ये कुछ इस तरीके से होता है, अगर ये कुछ इस तरीके से होता है, इस तरीके से, और यहां से इस तरीके से ये वेक्टर होता, तब ये ट्रू नहीं होता। लेकिन अभी आप याद रखोगे कि क्या है ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन इज व्हाट, ए सी वेक्टर इक्वल होता है ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर, ठीक है। इतना समझ में आ गया ना आपको? ओके, फिर अच्छी बात है। अगर मैं आपको बताऊंगा ये हो गया हमारे पास ए बी वेक्टर, ठीक है, और फिर ये हो गया हमारे पास बी सी वेक्टर, बी सी वेक्टर, तो बताइए ए सी वेक्टर क्या होगा यहाँ पे, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दिस पॉइंट, इनिशियल पॉइंट एंड दिस फाइनल पॉइंट। सो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो ये होगा ना, ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर, बता, ठीक है। इस केस में भी वही होएगा। मेरी बात समझ आ रही है ना आपको? है कोई मसला, कोई इश्यू तो नहीं है? तो चलिए जी, अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि ए सी वेक्टर हम लिख सकते हैं ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ठीक है। तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, या हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर, ठीक है। तो इस तरीके से अब आपने ये समझा, सिंपल था, कोई मसला नहीं था। अगर आपने ये समझा फिर तो आपको ये दूसरी बात भी समझ में आ जाएगी। इसको हम कहते हैं पैरेललो लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ये तो बस वही है। अगर आप गंदी नजर से, अगर आप गंदी नजर से उस ऊपर वाले ट्रायंगल को देखोगे, देखो देखो, तो यहाँ पे अब आपको पता चला, क्या पता चला, कि ये वेक्टर इस तरीके से और फिर इस तरीके से, तो हम लिखेंगे ओ सी वेक्टर, क्या लिखेंगे बेटा, ओ सी वेक्टर बराबर होगा किसके, ओ बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर, ठीक है। अब ओ बी वेक्टर, ओ बी वेक्टर को हमने नाम रखा सपोज बी वेक्टर, और बी सी वेक्टर को मैंने नाम रखा क्या, ए वेक्टर, ठीक है, ए वेक्टर। तो ओ सी वेक्टर हम लिख सकते हैं, ओ सी वेक्टर हम लिख सकते हैं ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ठीक है। ये अब आपको समझ आएगा ना? चलिए जी, हालांकि ये पैरेललोग्राम है, ये पैरेललोग्राम है, तो हम कह सकते हैं जितना ये वाला साइड होगा उतना ये वाला साइड भी होगा। अगर ये बी वेक्टर है तो ये भी कितना होगा, बी वेक्टर, यानी कि हम कहेंगे इस बी की जगह हम लिख सकते हैं, हम क्या लिख सकते हैं, ए सी वेक्टर प्लस, अब जितना ये वाला साइड है उतना तो ये वाला साइड भी होगा, तो हम लिख सकते हैं ओ ए वेक्टर, ओ ए वेक्टर, ये बराबर होगा किसके बराबर होगा, इसके बराबर तो होगा, ठीक है। तो आप इस तरीके से भी इसको देख सकते थे, इसको भूल जाओ, इसको भूल जाओ, ठीक है। तो फिर तो ये ट्रायंगल ही बना ना, ये वेक्टर प्लस ये वेक्टर बराबर होगा दिस वेक्टर, ठीक है। ओके, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ओ सी वेक्टर, ओ सी वेक्टर। तो वही तो मैंने लिखा है, वही तो मैंने यहाँ पे लिखा है, मैंने क्या लिखा है, ओ ए वेक्टर प्लस ओ ए सी वेक्टर, ओ ए वेक्टर प्लस ए सी वेक्टर किसके बराबर, ओ सी वेक्टर के इक्वल होगा, ठीक है। तो मैंने वो लिखा है। देन उसके बाद
मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ इसको ओ बी वैक्टर, ओ बी वैक्टर, ये देखो, ठीक है, प्लस ओ ए वेक्टर, ओ ए वेक्टर। अब ये ओ ए कहां पे, यहां पे, हाँ, चूंकि ये साइड इस साइड के पैरेलल है तो इक्वल होगी, तो इसलिए मैंने ओ ए वेक्टर ही लिखा है, ओ ए वेक्टर, ये भी बराबर ओ सी वेक्टर। तो देयरफॉर हम कह सकते हैं यहाँ पे, अब अगर ये इक्वल है तो ये कट जाएगा, अब ये कट जाएगा, तो हम कहेंगे ए सी वेक्टर बराबर ओ बी वेक्टर, ए सी वेक्टर बराबर ओ बी वेक्टर। तो अब आपने देखा है कि अगर आपको ट्रायंगल लॉ समझ में आ गया तो पैरेललोग्राम लॉ भी अब आपको समझ में आ जाएगा। ओके बेटा, चलिए चलिए अब हम और भी कुछ चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। अब हमारे पास होते हैं कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर। क्या होते हैं बेटा, कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर। अब ये जो वेक्टर कंपोनेंट जब हम दिखाएंगे ना, वेक्टर को हम किस तरीके से दिखाते हैं, ये जो आई कैप जे कैप के कैप होते हैं ना, एक्चुअल में स्केलर उसके साथ जब हम कैप 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 लगाते हैं ना, आई जे एंड के कैप लगाते हैं, तो ये हमें दिखाते हैं कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर, कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर, या हम कहेंगे डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर। ठीक है, तो जिस तरीके से अगर एक्स की तरफ कोई पॉइंट यहां पे होगा तो यह हम कहेंगे एक्स आई डिस्टेंस, एक्स आई कैप। तो इसी तरीके से जे कैप वाई पे लगता है, जेड कैप सॉरी के कैप जेड वेक्टर पे लग जाता है या जेड एक्सिस पे आ जाएगा। ठीक है, या ये हमें दिखाता है ये जेड प्लेन में पॉइंट है। ओके, तो हम कंपोनेंट ऑफ वेक्टर कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, ये इस तरीके से हम बातें कर सकते हैं। Hence the position vector of P with reference to origin O is given by, तो P वेक्टर को हम दिखा सकते हैं किस तरीके से OP वेक्टर। अब ये OP वेक्टर यहाँ पे ये शुरू होता है ऑरिजिन से, अब देखो इसकी x तक डिस्टेंस कितनी है, इतनी डिस्टेंस इसको x तक है। ठीक है, और उसके बाद इस पॉइंट को अगर y तक देखेंगे डिस्टेंस कितनी है, तो देखो बेटा इतनी है, यानी कि इतनी सारी ना। और z तक कितनी डिस्टेंस है, हम कहेंगे बेटा ये देखो इतनी वाली डिस्टेंस z तक है। ये 3D प्लेन है, थोड़ा सा इमेजिन भी आपको करना पड़ेगा। ओके, सो बेटा अगर हम खाली इनके ये वैल्यूज लेते, ठीक है, ये वैल्यूज लेते, तो वो हो गए बेटा स्केलर कंपोनेंट्स। अब अगर हम पूरा का पूरा ले लेंगे, ये लेंगे और उनको दिखाएंगे किसी पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में, तो वो हो गए कंपोनेंट वेक्टर्स। ठीक है, या या वेक्टर कंपोनेंट्स ऑफ ए पोजीशन वेक्टर या वेक्टर। ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे कुछ इस तरीके से लिखूंगा, मैं लिखूंगा 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। सो देयरफॉर गाइस, ये जो अब आपको मैं 2 3 4, तो ये क्या हो गए बेटा, दीज आर स्केलर कंपोनेंट्स। अगर मैं अब आपको लिखूंगा 2i कैप पूरा लिखूंगा, कॉमा 3j कैप कॉमा 4k कैप, तो ये हो गए बेटा वेक्टर के क्या, ये वेक्टर के हो गए वेक्टर कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर। ठीक है, अब आपने इतना समझा तो मैं उम्मीद रख सकता हूं कि हम आगे भी देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाला है ये टॉपिक, सो प्लीज ध्यान से समझना। और यहाँ पे एक क्वेश्चन यहाँ से इस चैप्टर से कन्फर्म है, एक मार्क्स आपकी सिलेक्शन के लिए मैटर करता है। 1 मार्क्स कैन ब्रेक एंड कैन मेक योर सिलेक्शन। तो बस एक पॉइंट के हिसाब से स्ट्रैटेजी बना, वो एक पॉइंट आपसे हो जाना चाहिए एग्जाम में, राइट। चलिए जी, कोई एक क्वेश्चन लेते हैं और उसको सॉल्व करते हैं, फोड़ने की कोशिश करेंगे। तो चलो, find the values of x, y and z so that the vectors a vector is equal to xi cap plus 2j cap plus z k cap, or and b vector is equals to 2i cap plus 4j cap एंड प्लस के कैप और इक्वल। दो वेक्टर्स हमारे पास इक्वल है, ठीक है। तो मैंने आपको एक बेटा एक कंसेप्ट बताया, मैंने बताया व्हेन टू वेक्टर्स आर इक्वल, अगर हमारे पास दो वेक्टर्स इक्वल है देन
देन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन क्या होती है, ऑलवेज सेम होती है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया, लेकिन क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है ये हमें बताता है कि दोनों वेक्टर्स इक्वल है। तो वेक्टर ए है हमारे पास, वेक्टर ए वेक्टर है हमारे पास, और उसके कंपोनेंट्स है एक्स आई कैप प्लस 2j कैप प्लस जेड के कैप, राइट। तो और उसके बाद बेटा हमारे पास जो वी वेक्टर है, तो उसके कंपोनेंट्स हम लिखेंगे 2i कैप प्लस वाई जे कैप प्लस के कैप, और इस के कैप को हम 1k कैप भी लिखेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अगर आप यहाँ पे कंपेयर करोगे, ठीक है, बाय कंपेयरिंग ये दो, तो हमें दिख रहा है x की वैल्यू 2, ये देखो बेटा, ये देखो x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 2 और z की वैल्यू 1। सो हम लिख सकते हैं देयरफॉर x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 2 एंड z इक्वल टू 1। तो बस बेटे ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, कोई शक, कोई दिक्कत? अब आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको भी अब आप इजीली बना सकते हो। ये कोई वेक्टर है, दोनों इक्वल वेक्टर्स है, तो आपको x एंड y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो अब आप क्या करोगे, x की वैल्यू ये लिखोगे, ठीक है, और y की वैल्यू ये 3 होगी। ठीक है, यानी कि हम लिखेंगे सिंपली x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 3। गॉट माई पॉइंट, गेटिंग माई पॉइंट? बताओ, कोई मुश्किल, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए बेटा नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन को हम यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो क्या कहा मैंने, यहाँ पे कहा है कंप्यूट द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। अब देखो यहाँ पे डिस्टेंस हमें एक ही वेक्टर है ना, तो बस यानी कि ये एक पोजीशन वेक्टर होगा, इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना होता है। तो मैग्नीट्यूड किसके इक्वल होता है, मैग्नीट्यूड किसके इक्वल होगा, यहाँ पे मैग्नीट्यूड बेटा इक्वल होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये होता है बेटा मैग्नीट्यूड। अब जब आप इसका क्या करोगे, मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करोगे, तो यहाँ पे एक्स हुआ करता था, यहाँ पे एक्स है, एक्स इक्वल टू 1, यहाँ पे वाई है, वाई इक्वल टू 1, यहाँ पे जेड है, जेड भी इक्वल टू 1 होगा। ठीक है बेटा, तो क्या करेगी बेटा, मैग्नीट्यूड इसका होगा 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, कितना हो गया, 1 स्क्वायर 1 ही होता है, 1 प्लस 1 इज इक्वल टू √3। सो बेटा √3 शुड बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, राइट। अप्रोक्सीमेशन में वहां पे आंसर लिखोगे तो 1.732 लिख सकते हो वगैरह वगैरह। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं, इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करेंगे, इसका मैग्नीट्यूड हम फाइंड आउट करेंगे। तो क्या करना है बेटा, सिंपली मैग्नीट्यूड हम लिखेंगे इक्वल टू, मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू व्हाट क्या लिखेंगे, 2 का स्क्वायर प्लस -7 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अगर आप ये -7 -3 लिखते भी नहीं ना, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्यों, क्योंकि 2 to r 4 प्लस -7 इंटू -7 इज प्लस 49, प्लस 49 तो हम लिखेंगे इसी तरीके से प्लस 3 3 r 9। अब कितना हो गया, ये कितना हो गया, 4 प्लस ये हो गया √62, अंडर √62 इज आंसर। कुछ और भी कुछ तरीके से लिख सकते हो, तो वो अब आप देख लेना। ओके, नाउ नेक्स्ट कंसेप्ट मैंने आपको क्या बताया, यूनिट वेक्टर मैंने आपको बताया था, क्या बताया था मैंने बेटा, यूनिट वेक्टर बताया था, और उसके लिए फॉर्मूला मैंने आपको ये वाली बताई थी। तो स्टेप फर्स्ट हमें क्या करना है, बताओ, है किसी को अकल? स्टेप फर्स्ट हमें निकालना है मैग्नीट्यूड। ठीक है, क्या निकालना है बेटा, मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है, मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना। सो मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू व्हाट, मैग्नीट्यूड किसके इक्वल होगा, वो होगा बेटा 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, राइट। तो वो कितना होएगा, वो होएगा √6।
कितना होगा बेटा? बताओ, कोई दिक्कत? वो होगा √6। ओके। एंड ए कैप इसका यूनिट वेक्टर निकालना है। देयरफॉर यूनिट वेक्टर यूनिट वेक्टर मीन्स ए कैप इज इक्वल टू यूनिट वेक्टर का मतलब जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। तो इस वेक्टर, पूरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होगा। अगर आप चेक करोगे, सॉरी सॉरी सॉरी, ऐसे 1 नहीं होगा जी, देखो कैसे होगा। मैं आपको अब यहाँ पे सिखाने की कोशिश करूंगा। तो क्या होगा, ये जो आपको दिख रहा है ना, आई कैप यानी कि 1 आई कैप, तो इसको आई कैप ही लिखोगे। आई कैप डिवाइडेड बाय, ये है ना बेटा वेक्टर ए के कंपोनेंट्स डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर। ठीक है। सो एंड मैग्नीट्यूड इज √6 प्लस प्लस क्या लिखोगे, फिर लिखोगे आप जे कैप डिवाइड बाई √6 एंड फिर आप लिखोगे 2k कैप डिवाइड बाई √6। तो ये हो गया बेटा आपका यूनिट वेक्टर। क्या हो गया बेटा? यूनिट वेक्टर। ओके। नेक्स्ट 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 वी हैव टू फाइंड स्केलर एंड वेक्टर कंपोनेंट्स। अब हमारे पास ये कुछ पॉइंट्स है। सपोज सपोज ये कुछ 3 ये लाइन्स थे आपके पास, ये कोई वेक्टर था और यहाँ पे ये खत्म होता है। ठीक है। ये कुछ इस तरीके से पॉइंट, और इसके इनिशियल पॉइंट्स थे 2 1, और इसके टर्मिनल पॉइंट्स थे -5, 7। अब ये जरूरी नहीं है ऐसे ही होगा, कुछ और तरीके से भी हो सकते हैं। ये जस्ट मैं अब आपको क्या कर रहा हूँ, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, मेरी बात समझ आ रही है ना? चलिए जी। अब इसका स्केलर एंड वेक्टर कंपोनेंट्स क्या होते, तो एक्चुअल में हमें यहां से यहां तक देखना है। तो क्या करेंगे, बस सिंपली अब आप यहाँ पे याद रख सकते हो उसको, हमें क्या करना है। देखो बेटा, स्टेप्स में क्वेश्चन सॉल्व करेगी। स्टेप फर्स्ट स्टेप फर्स्ट अब आपको क्या करना है? स्टेप फर्स्ट अब आपको क्या करना है? सपोज ये आपके पास ए वेक्टर है और इसके पॉइंट्स है। सपोज यह वेक्टर ए नहीं है, ए और इसके पॉइंट्स है, 2, 1 और बी और उसके पॉइंट्स है -5, 7। ठीक है, 5, 7। सो ए बी वेक्टर के आपको देखो, ये तो वेक्टर के होते हैं ना, स्केलर एंड वेक्टर कंपोनेंट्स किसके होते हैं? वेक्टर के होते हैं। सो ए बी वेक्टर आप कुछ इस तरीके से लिखोगे। ये -5 है पहला, यहाँ पे 2 पहला है, तो क्या लिखोगे? -5 माइनस करेगी 2 और आई कैप रखेगी 7 प्लस, देन क्या आ जाएगा? प्लस प्लस क्या करेगी? 7 - 1 और क्या लिखेंगे यहाँ पे? जे कैप लिखेंगे। बस इतना आपने समझा ना? अब ये रिजल्ट आता कहां से है, उसको थोड़ा सा याद रखने की कोशिश करना बेटा। ठीक है। ए बी वेक्टर जो होता है, ए बी वेक्टर अगर आपको निकालना है, दिस इज नॉट मैग्नीट्यूड, राइट, दिस इज वेक्टर, ए बी वेक्टर। सो क्या होता है? x2 - x1 आई कैप प्लस y2 - y1 जे कैप। तो यहाँ पे मैंने ये फंडा लगा के इस चीज को मतलब निकाला है। तो अब आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि ए बी वेक्टर क्या होगा? -2 - 5 कितना होता है बेटा? -7 होगा और आई कैप होगा। ठीक है। प्लस प्लस 7 - 1 इज 6, सो दिस इज 6 जे कैप, राइट। तो अब आप यहाँ पे इजिली लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो कि देयरफॉर स्केलर। अब यहाँ पे मैंने स्केलर गलत ये स्पेलिंग लिखी है, तो बस इसको माफ कर देना मुझे। कंपोनेंट्स स्केलर कंपोनेंट्स क्या क्या होंगे? ये जो बेटा कोफिशिएंट ऑफ आई कैप एंड कोफिशिएंट ऑफ जे कैप एंड कोफिशिएंट ऑफ के कैप जो कि यहाँ पे नहीं है, तो ये होते हैं बेटा स्केलर कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं? -7, 6 एंड वेक्टर कंपोनेंट्स जो होंगे। अब स्केलर कंपोनेंट्स क्या होते हैं? मैंने आपको कहा कि जिस
क्वांटिटी का सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा। तो ये जो स्केलर कंपोनेंट्स है ना, ये तो मैग्नीट्यूड हमें दिखा रहा है, ठीक है। लेकिन वेक्टर कंपोनेंट्स में तो हमें डायरेक्शन भी दिखानी पड़ेगी, ठीक है, डायरेक्शन भी दिखानी पड़ेगी। तो उसके लिए हमें क्या लिखना पड़ेगी, ये पूरा लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो वो होगा -7 तो मैग्नीट्यूड है, एंड डायरेक्शन कौन सी डायरेक्शन, आई कैप यानी एक्स एक्सिस में, एंड कॉमा 6 जे कैप यानी कि वाई एक्सिस में। ये होगी बेटा विद डायरेक्शन। तो वेक्टर कंपोनेंट्स, स्केलर कंपोनेंट्स अब आपने सीखे, मुझे उम्मीद है आप समझ रहे होंगे, कोई कंफ्यूजन कोई डाउट नहीं रहा होगा। अब हम देखेंगे सम ऑफ वेक्टर्स हम किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। क्या सम ऑफ वेक्टर्स किस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक। बहुत ही सिंपल सा है, बहुत 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 ज्यादा सिंपल है, कुछ भी नहीं करना है। सम आपको अगर निकालना है तो हम लिख सकते हैं, हमें वी हैव टू फाइंड, वी हैव टू फाइंड सम ऑफ वेक्टर्स, दैट इज कौन कौन से वेक्टर का, ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर। इनका हमें क्या निकालना है, सम निकालना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, हम लिख सकते हैं ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, इनका सम किसके इक्वल होगा। तो समझना बेटा, समझना, ये आई कैप इनके स्केलर कंपोनेंट्स देखो, उनको ऐड करना है, ठीक है। और इनके सिंबल साथ साथ रखोगे, जैसे कि यहां पे है 1 1, सो प्लस -2 तो यहां पे आ जाएगा -2। सो फिर क्या है, प्लस यहां पे कोई क्वेश्चन नहीं है तो 1 होगा ना ऑब्वियसली, तो +1। और ये किसके, आई कैप तो यहां पर भी क्या आ जाएगी बेटा, आई कैप आ जाएगा, ठीक है। देन यहां पे आ जाएगा प्लस। अब बी वेक्टर, बी सॉरी बी वेक्टर नहीं, यहां पे जे के कोफिशिएंट्स, जे कैप के कोफिशिएंट्स लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे, 4 माइनस, सॉरी मैं क्या लिख रहा हूं आज, -2 +4 -6 जे कैप। फिर क्या लिखेंगे हम, फाइनली हम लिखेंगे 1 + 5 -7 के कैप, राइट। अब आपने समझा। तो चलो जी, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। देयरफॉर सम विल बी इक्वल टू, सम किसके इक्वल होएगा, वहीगा 1 - 2 इज -1 -1 + 1 इज 0, राइट। मैंने कहीं गलत तो नहीं किया, नहीं बिल्कुल गलत नहीं किया। सो दिस इज 0 आई कैप प्लस प्लस -2 एंड -6 इज -8 -8 + 4 इज -4, क्या होएगा, -4 होएगा, ठीक है, -4 के कैप। और इसी तरीके से तीसरा अगर हम देखेंगे, तो क्या है, 1 + 5 6 6 -7 6 -7 इज -1 के कैप, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ इस तरीके से फिलहाल के लिए मिला ना। तो लेकिन हमें इनको क्या करना है, प्लस प्लस तो लिखा है ना, तो प्लस ही करना है, क्या करना है, प्लस ही करना है। तो गाइस देयरफॉर हम लिख सकते हैं 0 आई कैप, 0 इंटू आई कैप, वो तो 0 ही बन जाएगा, तो लिखने की जरूरत नहीं है। तो क्या रहेगा वहां पे, -4 के कैप -1, ये के कैप नहीं है, यहाँ पे जे कैप है, ठीक है। और फिर यहाँ पे है -1 के कैप। अब इस 1 को लिखो या मत लिखो, आपकी मर्जी है। तो मैं तो नहीं लिखने वाला था इसको, तो मैंने बहरहाल आपके लिए लिखा। सो दिस इज आंसर, ओके। अब आपको इतना समझ में आ गया। जरा आप इस क्वेश्चन को मुझे फटाफट सम करके दे दो, या जो भी करना है, जैसे भी करना है मुझे करके दे दो, मैं कुछ नहीं जानता, बताइए। बताओ बताओ बताओ। इसका हमें क्या निकालना है, यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है। इसका हमें क्या निकालना है, यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, हम क्या काम करेंगे, हम ये पी क्यू वेक्टर निकालेंगे, पी क्यू वेक्टर देखेंगे। सो सेट ऑफ फर्स्ट शुड बी व्हाट, पी वेक्टर देखेंगे, पी क्यू वेक्टर हम देखेंगे। तो क्या होगा बेटा, 1 - 4 आई कैप प्लस
प्लस 2 - 5 जे कैप प्लस 3 - 6 के कैप, राइट। तो ये पी क्यू वेक्टर क्या होगा हमारे पास, 1 - 4 इज 3 आई कैप प्लस 2 - 5 इज -3 जे कैप प्लस, तो यहाँ पे -3 आ जाएगा, -3 के कैप। ये हो गया हमारे पास, क्या हो गया बेटा ये क्या हो गया हमारे पास, ये हो गया हमारे पास। अच्छा मैंने उल्टा किया, सॉरी 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 सॉरी, मैंने उल्टा किया। यहाँ पे 4 - 1 था, क्यू से माइनस करना है ना, क्योंकि ये पी क्यू की डायरेक्शन में। यहाँ पे आ जाएगा 5 - 2, 5 - 2, और यहाँ पे आ जाएगा 6 - 3। तो अब आपने इस तरीके से करा ना, ठीक है। अब आपने जब इस तरीके से करा, सो पी क्यू वेक्टर इज व्हाट, इज 3 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 3 के कैप। ये हो गया हमारे पास पी क्यू वेक्टर। तो अब हमें यूनिट वेक्टर इसका निकालना है ना, सो देयरफॉर मैग्नीट्यूड भी हमें फाइंड आउट करना है। मैग्नीट्यूड ऑफ किसका, पी क्यू वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा किसके इक्वल, अंडर रूट किसका, किसका, पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर प्लस सॉरी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। या अब आप यहाँ पे इस तरीके से भी कर सकते थे, दिस इज x1 x2, दिस इज y2, दिस इज z2, दिस वाज x1 y1 z1। सो क्या करते थे आप, x2 - x1 का स्क्वायर, सो 4 - 1 क्या रहता है, तो वो रहता है 3 का स्क्वायर प्लस फिर यहाँ पे 3 का स्क्वायर प्लस फिर यहाँ पे 3 का स्क्वायर। सो कितना होगा, 9 + 9 + 9 कितने हो गए, 27 को हम लिख सकते हैं 3√3। ओके, तो अब आपने ये लिखा ना, अब आपको पता चला कि मैग्नीट्यूड हमारे पास कितना है बेटा, 3√3। तो यूनिट वेक्टर निकालना अब कौन सी बड़ी बात है, यूनिट वेक्टर के साथ हम क्या लगाते हैं, केप लगाते हैं। तो वो क्या होएगा बेटा, यूनिट वेक्टर यानी कि पी क्यू कैप, ठीक है, पी क्यू का कैप इज इक्वल्स टू ये जो आपको दिख रहा है ना, 3 आई कैप डिवाइड बाई इट्स मैग्नीट्यूड 3√3 प्लस 3 जे कैप डिवाइड बाई 3√3 प्लस 3 के कैप डिवाइड बाई 3√3। सो ये थ्री कट गया, तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर पी क्यू कैप इज इक्वल टू 1/√3 आई कैप प्लस जे कैप डिवाइड बाई √3 प्लस के कैप डिवाइड बाई √3। तो बस बेटा ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। इस तरीके से अब आप इसको लिख सकते थे या निकाल सकते थे। चलिए कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं, फटाफट इनको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब हमारे पास होता है डायरेक्शन कोसाइंस, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया। अब अगर वो थ्योरी वाला आपको अभी तक याद नहीं है तो कर लो याद, मैं रिपीट नहीं करूंगा। डायरेक्शन कोसाइंस जब आपको निकालने होते तो वो बराबर होते डायरेक्शन रेशियोज डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड। क्या होता है, डायरेक्शन रेशियोज डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो डायरेक्शन रेशियोज होते क्या है, डायरेक्शन रेशियोज होते क्या है, तो बेटा सबसे पहले मैं आपको यहां पे क्लियर करना चाहूंगा कि डायरेक्शन रेशियोज डायरेक्शन रेशियोज यानी कि डी आर क्या होते, ये होते कोफिशिएंट्स ऑफ, एक मिनट थोड़ी सी डिस्टरबेंस है। तो ये क्या होते हैं, डायरेक्शन रेशियोज डी आर, ये होते हैं कोफिशिएंट्स ऑफ आई कैप जे कैप एंड के कैप, ठीक है, इनके कोफिशिएंट्स। एक्चुअल में जब हम डायरेक्शन कोसाइनस फाइंड आउट कर रहे थे, तो मैंने आपको क्या कहा कि अगर ये हमारे पास कोई वेक्टर है, तो अगर हमारे पास कोई ये एक हमारे पास वेक्टर है, ये सपोज हमारे पास कोई वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर आर वेक्टर कहेंगे, तो हम इसको अल्फा कह रहे थे, इसको हम बीटा कह रहे थे,
और ये जो एंगल बनाएगा इस z एक्सिस के साथ, इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम गामा कह रहे थे। तो ये यहाँ पे x एक्सिस के साथ बनाया तो i कैप, y एक्सिस के साथ बनाया तो j कैप, इस z एक्सिस के साथ बनाया तो k कैप। इन्हीं का कोफिशिएंट लेना है, तो इसीलिए हम ऐसा काम करते हैं यहाँ पे, ठीक है। सो डायरेक्शन रेशियोज अब आपको समझ में आ गया ना। और आपको मैग्नीट्यूड तो पता ही है, मैग्नीट्यूड तो अब आपको पता ही है। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करेंगे। क्या फाइंड आउट करेंगे, मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करेंगे। सो मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू, मैग्नीट्यूड क्या होगा इसका, मैग्नीट्यूड बेटा इसका होगा अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। तो कितना होगा, 1 स्क्वायर इज 1, 2 स्क्वायर इज 4, 3 स्क्वायर इज 9। सो 9 प्लस 5 is equal to what, root 14। so this is what, ये आपका क्या रहेगा, ये आपका क्या रहेगा मैग्नीट्यूड। और डायरेक्शन कोसाइनस किसका निकालेंगे, एक एक का निकालेंगे ना, क्योंकि एंगल एक एक होता था। सो डायरेक्शन कोसाइनस, डायरेक्शन कोसाइनस is equal to what, direction ratios, direction ratios divided by magnitude, divided by magnitude। सो कितना होगा, therefore डायरेक्शन रेशियोज हमारे पास क्या है, डायरेक्शन रेशियोज तो हमारे पास आ गए 1, 2, 3। तो वो हो गया बेटा 1 डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड इज रूट 14। यहाँ पे याद रखना कॉमा है, प्लस नहीं लिखना है, ठीक है, यूनिट वेक्टर जैसा नहीं करना है, कॉमा कॉमा कॉमा, फिर क्या है हमारे पास 2 अपॉन रूट 14, 2 अपॉन रूट 14। फिर क्या है तीसरा डायरेक्शन रेशियो क्या है, 3 अपॉन रूट 14। तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को हम फटाफट हम इसको सॉल्व करेंगे। अब ये ज्यादा मुश्किल तो है नहीं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसको अब आप सॉल्व करो, तब तक मैं थोड़ा सा ब्रेक लेता हूं, ठीक है। तो सबसे पहले हम ए बी वैक्टर यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। तो उसके लिए मैंने क्या कहा था आपको, इससे ये वाले सब्ट्रैक्ट करने हैं। सो हम क्या लिखेंगे, -1 आई कैप, ठीक है, प्लस प्लस, फिर क्या है -2 जे कैप, प्लस 1 -3 के कैप, ठीक है। तो बस अब आप सॉल्व करो। सो ए बी वैक्टर इज इक्वल्स टू व्हाट, -2 आई कैप आ जाएगा ना ऑब्वियसली, -2 आई कैप प्लस प्लस, अब यहाँ पे -2 -4, सो यहाँ पे -4 ही में लिखूंगा, माइनस, यार क्या हो गया इसको, हाँ -4 जे कैप, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे 1 + 4 3 इज 4 के कैप। ओके, तो इस तरीके से ये आपको अब यहाँ पे दिखने को मिलेगा, राइट। सो अब अगर हम लेंगे डायरेक्शन रेशियोज, डायरेक्शन रेशियोज की अगर हम बात करेंगे, सो डायरेक्शन रेशियोज इज इक्वल टू -2 -4 एंड +4, यानी कि 4 ही हम लिखेंगे, राइट। तो ये हो गया हमारे पास डायरेक्शन रेशियोज। अब हम निकालेंगे इसका मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी इज व्हाट, क्या लिखेंगे, तो आप यहां से भी कर सकते थे, -1 उसका स्क्वायर, तो मैं अब यहीं पे यही ले लूंगा, ठीक है। -2 का क्या ले लेंगे स्क्वायर, प्लस -4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो वो क्या हो गया 16 16 32 से 4 हो गए 36, 36 का मतलब 6। ओके, ये हो गया, ठीक है। नाउ डायरेक्शन कोसाइंस, डायरेक्शन कोसाइंस मैं फाइंड आउट कर सकता हूं, तो मैं क्या लिखूंगा, डायरेक्शन कोसाइनस इज इक्वल टू -2/6 कामा 4/6 कामा 4/6। तो इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं -1/3 कामा -2/3 कामा 2/3, राइट। तो ये हमारे पास हो जाएगा बेटा क्या, डायरेक्शन कोसाइनस, एंड आंसर भी यही होगा। तो गाइस क्वेश्चंस आपको इतने लेंथी भी एग्जाम में नहीं आएंगे, आपको पता ही होगा कि लास्ट टाइम फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट में कैसा क्वेश्चन आ गया था जहां पे पैरामीटर निकालना था। वो क्वेश्चन भी मैं अब आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा, लेकिन लेक्चर लगभग 1 घंटे का हो गया,
इंट्रोडक्टरी पार्ट था, समझ नहीं आ गया तो फिर से दोबारा 2 बार 3 बार देख लेना, समझ में आ जाएगा, जरूर आ जाएगा। दिस इज माय वर्ड। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे किस ये सेक्शन फॉर्मूला क्या होती है, डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, वगैरह वगैरह जो भी पेंडिंग रहा है वो हम कंप्लीट कर लेंगे। सो मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज, और मेहनत करते रहिए।